सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग आज अशोक सिकसरिया जी पर केंद्रित एकाग्र के इस अंतिम दिवस पर हैं और आज यह 13वीं कड़ी है। इसके बाद रात्रि 8 बजे से अशोक वाजपेयी जी का अध्यक्षीय वक्तव्य होगा और फिलहाल के लिए हम इस एकाग्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस 13वीं कड़ी में आज हमारे साथ उनसे गहरे जुड़े और उनके साथ कई तरह की राजनीतिक सक्रियताओं में व्यस्त दो शख्सियतें हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अफलातून जी आज हमसे संबोधित हैं, जो लगातार इस एकाग्र को बड़े मन से देख रहे हैं। अशोक सिकसरिया जी के प्रति उनकी जिस तरह की भावना है, उसी का यह परिणाम है कि वे हर कार्यक्रम को बड़ी ही तल्लीनता से देखते चले आ रहे हैं। और आज के हमारे दूसरे वक्ता हैं चंचल मुखर्जी जी। चंचल मुखर्जी जी अभी कुछ देर में हमारे साथ उपस्थित होंगे। वे अफलातून जी के साथ इनके ही घर से अपनी बात रखेंगे। तो आइए मित्रों, हम अफलातून जी को सुनते हैं और उनके साथ अशोक सिकसरिया जी के जीवन में कुछ और पक्षों की ओर झांकते हैं, उधर निगाह डालते हैं। आदरणीय अफलातून जी, स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। जी और नमस्कार। सबसे पहले अर्पण कुमार जी को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर कड़ी उन्होंने अशोक जी के संदर्भ में कई तरह के लोगों की बातचीत को प्रस्तुत करके हम सबके समक्ष रखा। निश्चित तौर पे हम लोग उनके बहुत आभारी हैं। मेरा निवेदन है कि शायद उसका किसी तरह से अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सके, दस्तावेजीकरण हो सके, रिकॉर्ड किया जा सके, तो कुल मिला जुला के भी एक बहुत ही संग्रहणीय ये बातचीत का क्रम रहा है। मैं इसके साथ ही एक अभी कई बार चर्चा हुई है ये सामयिक वार्ता के इस अंक की, मर्मों के धर्मी। इसकी अतिथि संपादक अलका सरावगी जी थी। और अगर जिन लोगों को अभी रुचि है और ये अंक नहीं मिला है, वो लोग संजय भारती जी से या हम लोगों से भी, मुझसे, चंचल से भी इसको मंगवा सकेंगे। हम लोग डाक से भेजेंगे जी। ये सूचना मुझे लग रहा था कि देना जरूरी है। और अब हम चर्चा शुरू करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं एक कविता आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। ये कविता अशोक जी के को बहुत ज्यादा पसंद थी और अशोक जी ने इसे समकालीन साहित्य को भेजा था। ये कविता राजेंद्र राजन की लिखी हुई है और आप लोग सुनिएगा। उसके बाद मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक अशोक जी की कविता जिसे अप्रकाशित कहना ही उचित होगा, इंटरनेट पे मैंने अपने ब्लॉग पे जरूर डाली थी, लेकिन और कहीं वो छपी नहीं है, उसको बाद में प्रस्तुत करूंगा। आप इस कविता को आप लोग सुने पहले।
कविता का शीर्षक है मनुष्यता के मोर्चे पर। मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें से बहुत कम लोगों से होती है मिलने की इच्छा, बहुत कम लोगों से होता है बतियाने का मन, बहुत कम लोगों के लिए उठता है आदर भाव, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनसे कतरा कर निकल जाने की इच्छा नहीं होती। काम धंधे, खाने पीने, बीवी बच्चों के सिवा बाकी चीजों के लिए बंद हैं लोगों के दरवाजे। बहुत कम लोगों के पास है थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ होने के लिए, शायद ही कोई तैयार होता है तुम्हारे साथ कुछ खोने के लिए। चाहे जितना बढ़ जाए तुम्हारे परिचय का संसार, तुम पाओगे बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे, स्वाधीन है जिनकी बुद्धि, जहर नहीं भरा किसी किस्म का जिनके दिमाग में, किसी चकाचौंध से अंधी नहीं हुई जिनकी दृष्टि, जो शामिल नहीं हुए किसी भागम भाग में। बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे जो खोजते रहते हैं जीवन का सत्व, असफलताएं कर नहीं पाती जिन असल असफलताएं कर नहीं पाती जिनका महत्व, जो जानना चाहते हैं हर बात का मर्म, जो कहीं भी हों चुपचाप निभाते हैं अपना धर्म। इन्हें गिने लोग हैं ऐसे जैसे एक छोटा सा टापू है जनसंख्या के इस गरजते महासागर में। और इन बहुत थोड़े से लोगों के बारे में भी मिलती हैं शर्मनाक खबरें जो तोड़ती हैं तुम्हें भीतर से। कोई कहता है वो जिंदगी में उठने के लिए गिर रहा है, कोई कहता है वो मुख्य धारा से कट गया है और फिर चला जाता है बहकती भीड़ की मझधार में। कोई कहता है वह काफी पिछड़ गया है और फिर भागने लगता है पहले से भागते लोगों से ज्यादा तेज। उसी दांव पेच की घुड़दौड़ में कोई कहता है वह और सामाजिक होना चाहता है और दूसरे दिन वह सबसे ज्यादा बाजारू हो जाता है। कोई कहता है बड़ी मुश्किल है सरल होने में। वाह। इस तरह इस दुनिया के सबसे विरल लोग इस दुनिया को बनाने में कम करते जाते हैं अपना योग, और भी दुर्लभ हो जाते हैं दुनिया के दुर्लभ लोग। और कभी कभी खुद के भी कांपने लगते हैं पैर मनुष्यता के मोर्चे पर अकेले होते हुए। सबसे पीड़ाजनक यही है इन विरल लोगों का और विरल होते जाना। एक छोटा सा टापू है मेरा सुख, जो घिर रहा है हर ओर उफनती हुई बाढ़ से। जिस समय कांप रही है यह पृथ्वी, मनुष्यों की संख्या के भार से गायब हो रहे हैं मनुष्यता के मोर्चे पर लड़ते हुए लोग। साथियों, ये राजेंद्र राजन की कविता है और लगातार अशोक जी पर इस चर्चा में उनके जैसे विरल लोगों की बात, उनके आत्मीय, उनके करीबी लोगों के द्वारा उसकी चर्चा हो रही थी। चाहे संजय भाई हों, अलका जी हों और जितने भी मित्रों ने चर्चा में भाग लिया इस पूरे आपकी इस आयोजन में, उनके विरलता के बारे में, ऐसे कितने विरल थे आदि आदि ये चर्चाएं हो रही हैं। साथियों, उस चर्चा को सुन के मुझे महसूस हुआ कि अशोक जी ने इस कविता को पसंद किया था और समकालीन साहित्य में भेजा था, जो राठी जी ने इस कविता को प्रकाशित किया था। काफी पसंद की गई ये कविता, तो मुझे लगा कि मैं इसे ही शुरुआत करूंगा। जी, आवाज आ एक रही है, बोले। नहीं नहीं, ये आवाज आ मुझे रही है, कोई फोन दिक्कत काटना नहीं है होगा। जी। सब ठीक है, बोलिए। नहीं नहीं, आप बोले सब ठीक है। अफलातून जी सब ठीक है। अफलातून जी सब ठीक है, बोले। नहीं नहीं, मेरी तरफ से ठीक नहीं था, एक टेलीफोन आ रहा था
उसको ठीक। मुझे काटना था। जी जी। आ, अब ठीक है, मैंने दिखाई भी दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ। जी। तो सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूंगा वो मेरी समझ से आध्यात्मिकता के बारे में है अशोक जी की। सुनने में लोगों को अजीब लग सकता है कि एक समाजवादी, एक निष्ठावान समाजवादी, तो उनकी आस्तिकता, उनकी आध्यात्मिकता कैसी होती होगी। मैंने अपनी समझ से कुछ सोचा है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अशोक जी का जो प्रेम था, जो सबके प्रति प्रेम प्रकट करते थे, तो कहीं न कहीं वो अन्य लोग जैसे ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, अशोक जी मनुष्य की अच्छाई के प्रति उनको उसके प्रति यकीन था अशोक जी को, सामने वाले मनुष्य की अच्छाई के प्रति। और वहीं लेकिन उसके साथ साथ जो आमतौर पर आस्तिक लोगों में नहीं होता है, बुराई के प्रति वो उसके प्रति क्रोध भी था, विरोध भी था। जो जिन जिन चीजों को वो गलत मानते थे, जो आसानी से उनके गले बात नहीं उतरती थी, ऐसी चीजों के प्रति उनके मन में, कई लोगों ने कहा इस बात को सीधे सीधे, वो किसी न किसी रूप में उसका प्रतिकार या उसके प्रति एक नकारात्मक वो उसको प्रकट कर देते थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और कहना भी चाहिए, उनके बहुत ही करीबी व्यक्ति। और उसके पहले एक मुद्दा और कहना चाहूंगा कि जिस तरह का जीवन यापन वो करते थे और जिस तरह के उनके मूल्य और निष्ठा थी, मुझे लगता है कि जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति व्याप्त है हमारे समाज में, जिसके बारे में अशोक जी के मित्र सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तिका, एक लेख के रूप में लिखी है और आप इंटरनेट पर भी उसको चढ़ाया है हम लोगों ने, उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम से, जिसमें सचिदा बाबू ये कहते हैं कि उपभोग आवश्यक है और उसमें संगीत, कला आदि को भी वो शामिल करते हैं, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति ऐसी है जो उपभोग से अलग है और वो ऐसी अनावश्यक वस्तुओं को उसका उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है और विस्तार से उसका गहन विश्लेषण करते हैं सच्चिदा बाबू कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए ये एक आवश्यक चीज है। उसके लिए, उस व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए अफीम का काम करती है उपभोक्तावादी संस्कृति। तो मुझे लगता है कि उसके विकल्प के रूप में, और हम में से कई लोग ये मानते होंगे कि हम जिस समाज की, जिस दुनिया की कल्पना करते हैं, जिसका ख्वाब देखते हैं, उसको कहीं न कहीं अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में वो दिखाई दे, वो प्रकट हो, ये भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक जी उस उपभोक्तावादी संस्कृति के एक विकल्प के रूप में दिखाई देते हैं। उनका जीवन जो है एक उसका विकल्प हो, या जिसकी हम कल्पना करते हैं जिस तरह के समाज की, उसमें उपभोग के बारे में जो भावना होगी या
तो वो मुझे लगता है कि अशोक जी का जीवन वैसा था। और इसमें ये कहने में मुझे संकोच नहीं, कई लोगों ने कहा कि उनको सिगरेट पीने की आदत थी। और मैं आपको एक उल्लेख करना चाहूंगा उनके एक लेख का। उस लेख में उन्होंने ये बताया था कि सिगरेट कंपनियां किस तरह से आक्रामक विज्ञापन करके लोगों में ये लत पैदा करती है। तो उनके जो ब्लर्ब्स हैं उन कंपनियों के, उनके बारे में भी उसमें था कि किस तरह के सूत्र, किस तरह के नारे। आजकल तो विज्ञापन नहीं आते सिगरेट के, लेकिन सिगरेट के विज्ञापनों में किस तरह के सूत्रों का इस्तेमाल होता था, और बड़े विस्तार से, बहुत गहराई से समझाया था। सामयिक वार्ता में वो लेख छपा था। और उसके अंत में अशोक जी ये बेबाक तरीके से, ईमानदारी से कहते हैं कि इस लेख को पूरा करने में मैं 40 सिगरेट पी गया। ये वो उस लेख में लिखते हैं। तो ये अशोक जी की ये खूबी थी। और मुझे लगता है कि उनके कुछ लेखों की तो यहाँ चर्चा हुई है, कुछ अन्य लेखों की भी चर्चा बहुत जरूरी है, जो उनके पत्रकारी लेखन का। और मुझे लगता है कि उनका पत्रकारी लेखन स्थायी महत्व का था, इसीलिए उसको आप साहित्य का दर्जा भी दे सकते हैं। पत्रकारी लेखन किस हद तक साहित्य हो सकता है, ये तो हम लोग अशोक जी से सुनना चाहते और वो बताते। लेकिन उनके जो लेख हम पढ़ते हैं, कश्मीर के लेख की कई लोगों ने चर्चा की है, मैंने टिप्पणी की थी उस पर यही कि 1 माह तक नेशनल लाइब्रेरी में उसके लिए जो है अध्ययन करने के लिए अशोक जी जाते थे। वो कलहन के राजतरंगिणी से लेकर पूरा इतिहास और उसमें से क्या ग्रहण करना है, और उस लेख को उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे बाद में राजकिशोर जी ने जो आज के प्रश्न नाम की सीरीज वो निकाल रहे थे वाणी प्रकाशन से, उसके संपादक राजकिशोर जी थे। तो उसके कई वॉल्यूम जो थे आज के प्रश्न वाली सीरीज के, उसमें अशोक जी का किसी न किसी रूप में योगदान था। मैं उसका जिक्र भी अभी कर देना चाहूंगा। जैसे एक कश्मीर वाली जो किताब थी, उसमें पहला लेख ही जो पूरी किताब को एक परिचय पूरे उस सवाल को देने वाला लेख था, वो सबसे पहले अशोक जी का ही लेख लिया था राजकिशोर जी ने। उसी तरह से उसी सीरीज में एक किताब थी हरिजन से दलित, शीर्षक पे ध्यान दीजिएगा। और इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से लेके तमाम राजकिशोर जी यानी कई लोगों का लेख था। लेकिन अशोक जी ने, मेरा ख्याल है कि बालेश्वर जी से वो पहला उस तरह का लेख लिखवाया था जो किताब में किसी आ रहा हो। और बालेश्वर जी के अनुभव के बारे में, जो कई लोगों ने चूंकि बालेश्वर जी का जिक्र किया होगा, पहले भी किया है इस पूरे बातचीत के क्रम में, तो आप लोग बालेश्वर जी और उनके परिवार के बारे में जानते हैं कि वो एक परिवार के रूप में अशोक जी के साथ रहते आए थे। तो हरिजन से दलित जो पुस्तक थी, उसमें भी ये बालेश्वर जी का जो लेख था, निश्चित तौर पे अशोक जी से उनको लिखने में इसमें सहयोग मिला होगा। एक और लेख का जिक्र मैं करना चाहता हूं, और ये सभी लेख मुझे लगता है कि ऐतिहासिक महत्व के हैं और लंबे समय तक प्रासंगिक रहने वाले। चंचल जी आप आ जाइए इधर। तो वो लेख था सन 84 में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी दंगे देश भर में हुए थे, उसके बाद एक किताब
हमारे साथियों ने प्रकाशित की थी। साथी सुनील और साथी जसवीर सिंह जो बंगलोर में हैं अभी, चेंगल रेड्डी, इन लोगों ने संपादित की थी एक किताब। और उस किताब का नाम था ये बर्बरता कहाँ छुपी। वो किताब थी ये बर्बरता कहाँ छुपी थी। मुझे उस पूरी किताब में जो लेख सबसे ज्यादा पसंद आया था वो अशोक जी का था। और वह लेख था हिंदू होने की पीड़ा। उस लेख का शीर्षक था हिंदू होने की पीड़ा, और बहुत ही मार्मिक तरीके से वो लेख लिखा गया था। इसी तरीके से अशोक जी के खेल संबंधी लेखन के बारे में जो कहा गया है, तो ये पृष्ठभूमि भी सबको जान लेनी चाहिए कि खेल में उनकी रुचि और जो उनका एक्सपर्टाइज था उसके बारे में, वो तो अपनी जगह था ही। उसमें कोई माने आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि अशोक जी जानते थे कि नहीं जानते थे उसके बारे में, चाहे क्रिकेट हो या अन्य खेल हो। लेकिन खेल और उपभोक्तावादी संस्कृति, इसके बारे में कौन लिखता? तो इसके बारे में भी अशोक जी ने लिखा था। और एशियाड और उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, पहले एशियाड और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का जब समता संगठन के साथियों ने, समता योजन सभा के साथियों ने विरोध किया, तो कोई 3-4 लेखों, माने चूंकि सामयिक वार्ता में वो 3-4 अंकों में 3-4 भागों में प्रकाशित हुआ था, वो खेल संबंधी जो लेख थे वो प्रकाशित हुए एकदम ऐतिहासिक रूप से कि खेल की क्या आवश्यकता थी और कैसे खेल विकसित हुए से लेकर के किस तरीके से ये बाजार ने खेलों को जकड़ लिया है, इसके बारे में अशोक जी के वो लेख जो है मेरा ख्याल है कि 4 अंकों में आए थे। और ये वो समय था जिस संगठन से वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो करके जुड़े हुए थे, समता संगठन, उसके लोग, उससे जुड़े नौजवानों की जो जमात थी समता योजन सभा, उसके लोग जब एशियाड का या अभी हाल के वर्षों में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों का विरोध कर रहे थे, उस समय इन लेखों को हम लोगों ने प्रकाशित किया था। और जो जमात विरोध कर रही थी, जो सीधे सड़क पर विरोध कर रही थी, डंडा खा रही थी, गिरफ्तारी दे रही थी, वो भी एक सोच समझ करके इस आंदोलन में भाग ले, इस संघर्ष में भाग ले, इस प्रतिकार में भाग ले। उसमें अशोक जी के इन लेखों का बहुत बड़ा योगदान था। ये जो खेल के बारे में जो तात्विक लेख उन्होंने प्रस्तुत किए थे अशोक जी ने। साथियों, ये बताना बहुत जरूरी है कि जैसे जन से अशोक जी का लगाव था। जन सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका थी। डॉक्टर लोहिया, अलका जी को प्रणाम है, डॉक्टर लोहिया के गुजर जाने के बाद ओम प्रकाश दीपक, अशोक सेक्सरिया, ये लोग जन को देख रहे थे। और उसी दौर में ये गौर कीजिएगा, और मैं बहुत खुले तौर पे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर लोहिया के गुजर जाने के बाद उनके अनुयायियों में मुख्य धारा की राजनीति से जो लोग जुड़े रह गए, नाम लेने में भी मुझे संकोच नहीं है, मधुलिमय जी और उनके समर्थक, और राजनारायण जी और उनके समर्थक, इन लोगों का जो क्रियाकलाप था, अशोक जी जैसे व्यक्ति उसको देख करके बहुत आहत हुए थे, और उन्होंने उसको लिखा भी है, प्रकट भी किया है। और इस वजह से उसी समय अशोक जी ने ये सोशलिस्ट पार्टी की ये जो 2 मुख्य धाराएं थीं,
उन धाराओं से अपने को अलग कर लिया और उनकी उनकी जो निकटता बनी, जो बहुत संबंध बना, उन व्यक्तियों का नाम लूंगा और उनकी राजनीति के संदर्भ में भी चर्चा करना चाहूंगा। तो वो लोहिया विचार मंच के लोग थे। इंदुमती केलकर जी, केशवराव जाधव जी, ओम प्रकाश दीपक, राम इकबाल वर्षी जी, किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सारे लोग जो थे, जो मधुलिमय जी या राजनारायण जी के खेमे से न जुड़ करके, और फिर उन लोगों ने तय किया कि हम लोहिया विचार मंच से के नाम से काम करेंगे। और ये एक मंच था राजनैतिक, इसमें ये छूट थी कि दलों के लोग भी आ सकते हैं। और उसके बाद सन 80 में ये महसूस करते हुए कि शायद इस वैकल्पिक राजनीति को मुख्य धारा में आने में समय लगेगा, बंगलोर में एक सम्मेलन हुआ और समता संगठन की स्थापना हुई। अशोक जी उस संगठन से शुरू से जुड़े और पूरी तरीके से समर्पित होकर जुड़े। हमारे संगठन का अगर इतिहास देखा जाएगा तो 2-3 मोड़ ऐसे आए जब वैचारिक मतभेद को लेकर के संगठन में टूट हुई, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। 80 में स्थापना हुई, 82 में दूसरा सम्मेलन, स्थापना सम्मेलन के बाद का सम्मेलन बनारस में हो रहा था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा था। और उसके पहले एक बहुत ही बुनियादी और भारत की राजनीति के लिए शायद पहली बार वो चर्चा और बहस शुरू हुई थी, जिसे समता संगठन के अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हमारे साथी जसवीर सिंह ने शुरू किया था। और वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में विदेशी पैसे की भूमिका को लेकर के था। वो जो चर्चा शुरू हुई थी एक निबंध लिख करके, और उसके साथ साथ जसवीर भाई ने उसी समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहिष्कार क्यों, इस नाम से भी एक पुस्तिका लिखी थी। और उस पुस्तिका में अच्छी तरीके से समझाया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा इस देश का या गरीब देशों का किस तरीके से शोषण होता है। तो साथियों, ये बहस जब संगठन के अंदर आई तो संगठन में टूट हुई। कुछ साथी जो विदेशी धन ले करके स्वयं सेवी संस्थाएं जो जैसे काम करती हैं, उस तरह का काम करते हुए समता संगठन में रहना चाहते थे, वो जब ये प्रस्ताव पारित हुआ कि समता संगठन के लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो वो दल से अलग हो गए। इसमें और प्रमुख रूप से विजय प्रताप जी थे, बजरंग जी थे और रघुपति जी थे। ये साथी हमारे काफी सक्रिय साथी थे। लेकिन इन लोगों ने ये जब एक निर्णय हुआ, और इस बात का हम लोगों को फक्र है और अशोक जी को भी निश्चित तौर पे रहा होगा कि ये पहला राजनीतिक संगठन था जिसने औपचारिक रूप से ये फैसला लिया था कि विदेशी धन पर आश्रित किसी परियोजना को न हम उससे धन लेंगे, और न ही, मान लीजिए धन नहीं लेते हैं तो संचालित भी नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ ये सवाल उठा था कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भरण पोषण कैसे हो। और अशोक जी जैसे संवेदनशील व्यक्ति हमेशा इसके बारे में बहुत ही शिद्दत से उसे महसूस करते थे और हमेशा सोचते थे कि पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का निर्वाह कैसे हो, इसके बारे में बहुत सचेत रहते थे।
कहना ना होगा कि ये जो टूट हुई हमारे संगठन में पहली, अशोक जी ये विदेशी धन लेने वालों के समर्थन में नहीं थे और वो समता संगठन की मुख्य धारा के साथ रहे। और आगे चल करके भी मैं अपने समूह की, अपने धारा की जो कुछ कमजोर बिंदु हैं उनका जिक्र करते हुए ही बढ़ना चाहूंगा। दूसरा, ये अन्ना के आंदोलन के बाद और हमारे संगठन ने, तब तक दल बन चुका था समाजवादी जन परिषद, तो समाजवादी जन परिषद ने अपने दो साथियों को जिम्मेदारी दी थी कि आप उस अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में आप अध्ययन कीजिए, उसको गौर से देखिए। वो दिल्ली के रहने वाले साथी थे। और उसके बाद संगठन की कार्यकारिणी को आके रिपोर्ट कीजिए कि उस आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं। और वो जो दो साथी थे, वो उन लोगों ने हम लोगों को यही रिपोर्ट दी कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और समाजवादी जन परिषद को शामिल हो जाना चाहिए इस उसमें पूरी तरीके से। इसके कुछ ही दिनों बाद आम आदमी पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनी। तो कुछ साथी, और इस बार वो 82 की टूट से बड़ी टूट, क्यों चंचल जी, 82 की टूट से थोड़ा बड़ी टूट हुई, लेकिन फिर भी बड़ा हिस्सा जो है वो उसने ये तय किया कि हम आम आदमी पार्टी में हमारा विलय नहीं होगा। उसके बहुत से कारण थे। वैचारिक रूप से हम लोगों को लगता था कि समाजवादी विचार उनके नहीं हैं, और उसके साथ साथ और जो ज्यादा खतरनाक बात हम लोगों को लगती थी कि जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात कही जा रही थी दुनिया के पैमाने पर, विचारधारा का अंत, उससे उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जिस तरह की बातें कही जाती थी कि न हम लेफ्टिस्ट हैं न राइटिस्ट हैं, और जो सवाल आएगा उस सवाल का हम विश्लेषण कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, किसी विचारधारा की जरूरत नहीं है। ये जो थी, हम लोगों को लगता था कि जिस तरह से एक ध्रुवी दुनिया हुई है और साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद का जैसे विस्तार हुआ है, ये उस दर्शन की बहुत जरूरत थी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की। तो मेरा ख्याल है कि पहली बार जो है कोई राजनीतिक दल और उसके प्रवक्ता, उसके जो सोचने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, वैसे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि विचारधारा की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नेता उस समय साथी सुनील ने इसका प्रतिवाद किया और हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे साथी इस बात को समझें। और हम लोगों को इस बात का गर्व है, किशन जी तो नहीं रहे थे, गुजर चुके थे, लेकिन सचिदा जी और अशोक सेक्सरिया, जो हमारे मार्गदर्शक की तरह हमें दिशा देने वाले बुजुर्ग, जो हमारे दल से जुड़े हुए थे, जिन्हें कोई संकोच नहीं था इस दल के प्रति, वो लोग, उन लोगों ने इस दूसरे टूट के समय भी वो जो है वो उस समूह के साथ, टूटने वाले समूह के साथ नहीं गए स्वाभाविक रूप से, और अशोक जी भी उसमें साथ थे। साथियों, मैं अब चर्चा थोड़ा सा करना चाहता हूं सामयिक वार्ता, और कई लोगों ने, शिवानंद जी से लेकर कई लोगों ने उसकी चर्चा की होगी, चौरंगी वार्ता के जमाने से। चौरंगी वार्ता एक जमाने में, माने एक जमाने में क्या, 74 के आंदोलन के समय पहली पत्रिका थी जो उस आंदोलन की आवाज को बुलंद करती थी। और कहा जाता था कि चौरंगी माने धर्मतला, चौरंगी कलकत्ता की एक आम जगह है, उस जगह की बोली में जो है वो चौरंगी वार्ता ये निकल रही है, और जनता की आवाज, जनता की, वो रमेश सिंह जी उसका संपादन कर रहे थे और अशोक जी प्रमुख सहयोगी थे। और वही पत्रिका थी, समग्रता नाम की एक पत्रिका बाद में चली, कुमार प्रशांत निकाल रहे थे, लेकिन वो काफी बाद में
जेपी आंदोलन शुरू हो चुका था, उस समय पहली पत्रिका अगर उस आंदोलन की आवाज बन के थी तो चौरंगी वार्ता थी। और उसके बाद आपातकाल लगा, आपातकाल में चौरंगी वार्ता बंद हुई। उससे जुड़े हुए कई लोग, उन लोगों ने भूमिगत बुलेटिन निकाली। ये चंचल मुखर्जी हम लोगों के साथ बैठे हैं, वो रणभेरी नाम की बुलेटिन बनारस से निकलती थी और उसमें कई नौजवान लोग जो जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े थे, जो लोहिया की धारा से जुड़े थे, लोहिया विचार मंच से जुड़े थे, ये लोग उस रणभेरी नाम की पत्रिका को निकालने में थे। आज आप लोगों के बीच उनका नाम भी गिनाना चाहूंगा। योगेंद्र नारायण शर्मा जी, अशोक मिश्र जी, सुधेंदु पटेल जी, चंचल मुखर्जी, देवाशीष भट्टाचार्य और नचिकेता देसाई, ये सारे लोग मिल करके इन्होंने लंबे समय तक आपातकाल के दौरान, जब सेंसरशिप थी और उस समय जो है साइक्लोस्टाइल पत्रिका निकाली, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाती थी और स्टेंसिल पर हाथ से लिखा जाता था और बहुत सुंदर लिखावट में वो पत्रिका आती थी और कई अंक उसके निकले जो सेंसरशिप को धता बताते हुए, और वो मशीन, साइक्लोस्टाइडिंग मशीन जगह जगह बदल दी जाती थी और यूपी के कई जिलों में उसका वितरण होता था। कई लोगों ने गिरफ्तारियां अपनी दी तो रणभेरी बांटते हुए दी। महेंद्र नाथ सिंह अभी गुजरे हैं, तो वो नारे लगाते थे लोकनायक जयप्रकाश के और रणभेरी को बांटते हुए वो अपनी गिरफ्तारी देते थे। ऐसी पत्रकारिता थी उस रणभेरी की। और उसके बाद 1977 में सामयिक वार्ता की शुरुआत हुई पटना से, और अशोक जी उसके एक तरह से मेरुदंड थे और हमेशा रहे, अंत तक रहे, पूरा शिद्दत से उसको महसूस करते थे। अगर आखिरी दौर की बात करें तो जो हम लोगों को पता चलता था संजय भारती से और वो अवनींद्र, जो बालेश्वर जी का छोटा वाला लड़का जो अशोक जी के लिए टाइप किया करता था, काफी कुछ उनसे पता चलता था कि बीमार होने के पहले, वो जो फिसल के गिर गए उसके पहले तक सामयिक वार्ता के लिए 18-20 घंटे तक भी वो अनुवाद करना, संपादन करना, ये काम कर रहे थे। और ये केवल जो उनकी ये असाधारण मेहनत जो होती थी, जो जांगर खटाते थे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सामयिक वार्ता का सौभाग्य कि पत्रकारिता से जुड़ी एक इतनी बड़ी हस्ती हम लोगों को दिशा दे रही थी, हमारी पत्रिका को निकालने में मुख्य आत्मा थी। और ये भी बताएं कि जब 20-20 घंटा लग करके वो काम कर रहे थे, उस समय क्या कह रहे थे? उस समय वो संजय भारती को और अन्य साथियों को वहां कह रहे थे कि अरे हम लोग तो ये केवल सामयिक वार्ता का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सुनील को सोचो जो पार्टी के लिए दौरा भी करता था और उसके बावजूद वो कैसे सामयिक वार्ता अच्छी तरीके से निकालता था, वो उसे तो हमें देवता मानना चाहिए। ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन उनका निकलता था, हाँ, माने माने उस तरह से जो पारंपरिक तरीके से मेरा मानना है कि वो आस्तिक नहीं थे, हाँ, लेकिन फिर भी वो देखते थे जैसे बंगाली लोग जब माँ दुर्गा की विदाई होने लगती है तो जो आंसू भर जाते हैं, तो अशोक जी के भी आंख में आंसू आ जाते थे। तो वो अपनी जगह है, मैं जानबूझ के इन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं। तो लेकिन इस तरह के शब्द उनके उसमें माने अपनी आंतरिक एकदम भावनाओं को प्रकट करने में आते थे। जैसे मेरे साथ एक और उनका वो संबंध बनता था, वो ये था, समाजवादी जन परिषद और समता संगठन की धारा के अलावा
सीताराम सेक्सरिया जी के वो पुत्र थे, और मैं संयोग से महादेव देसाई का पौत्र था और नारायण देसाई का बेटा। तो वो एक अलग भी उनसे ये लगातार चलता था। समझ चंचल जी, आपको भी अनुमान होगा। अब जैसे मैं आऊंगा तो कलकत्ता हम जाते थे, तो वो मुझको लेके अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाते थे कि उससे भी मैं मिला दूं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, लेकिन पारिवारिक रूप से चूंकि वो भी सेवाग्राम में रही हुई थी, तो उनको बताना था कि देखो ये महादेव भाई का पोता और हम लोग एक ही संगठन में हैं। ये बताने के लिए वो उनके यहाँ भोजन कराने के लिए ले जाएंगे, और पार्क स्ट्रीट में या कहीं उनका आवास था किसी, हाँ हाँ, तो पैदल ही हम लोग गए थे। तो वो ले करके जाते थे। और वो एक थी बात, कई लोगों ने जिक्र किया, जैसे संस्मरणों में भी ये बात आई है कि जमनालाल बजाज जी की जीवनी लिखने की उनकी इच्छा थी। ठीक है। अब जमनालाल बजाज जी के जो अभी जो उनके वंशज लोग हैं, शिवानंद जी खुद ही बता रहे थे कि राहुल बजाज राज्यसभा में, शिवानंद जी भी थे, राहुल बजाज भी थे। तो राहुल बजाज ने शिवानंद जी को बताया कि वो अशोक सेक्सरिया जी को नहीं जानते थे, और सीताराम सेक्सरिया जी के बारे में कहा कि हाँ शायद नाम मैंने सुना है। तो देखिए ये फर्क है। जमनालाल बजाज के जो रामकृष्ण बजाज जरूर जान रहे होंगे, इनके पिता। तो और क्योंकि उनका वो आश्रम से और गांधी जी की सक्रियताओं से वो संबंध था। लेकिन मैं आपको एक संदर्भ, एक वाकया बताना चाहूंगा, उस पुस्तिका का जिक्र करना चाहूंगा। एक छोटी सी किताब, मेरा ख्याल है 68 या 69 में गुजराती में नारायण भाई ने लिखी थी, मेरे पिताजी ने, नारायण देसाई ने, संत सेवता सुकृत वाधे। और वो कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। हिंदी में जो अनुवाद हुआ उसका नाम है बापू की गोद में। उस किताब में एक चैप्टर जमनालाल जी के बारे में है। तो ये जब अशोक जी को पता चला, तो उन्होंने कहा वो तुम मुझको भेजो। और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा कि उसको पढ़ के वो रोए। तो जमनालाल बजाज का कई लोगों के द्वारा उदाहरण दिया जाता है कि जो एक ट्रस्टी वाली कल्पना थी, हालांकि जैसा कि दिखाई दे रहा है कि उनके वंशजों के द्वारा वो नहीं माना गया, तो उनके अंदर वो बात थी। और शिवानंद जी ने जानकी देवी बजाज की डायरी का भी जिक्र किया, जो शायद राहुल बजाज ने उनको दी, अपने दादी की डायरी, जो विनोबा जी के साथ उनके आश्रम में जो काफी बाद तक जीवित रही, हम लोगों को भी याद है। विनोबा जी विष्णु सहस्त्र नाम के वो जो 1000 नाम थे वो लिख लिख करके, और उसके साथ साथ कुछ ड्राइंग भी बनाते थे, और वो भी एक किताब के रूप में, जो विनोबा जानकी देवी को लिख करके देते थे, वो भी एक किताब के रूप में छपी है। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये एक जो संबंध था। अब जैसे मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, प्रभुदास विद्यार्थी एक सज्जन थे जो लेखक थे, और सीताराम जी को उन्होंने एक किताब दी थी। वो किताब बापू के महादेव नाम से वो किताब थी, महादेव देसाई। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये सीताराम जी को लिखा है लेखक ने, प्रभुदयाल विद्यार्थी जी ने। तो वो लिखा है, मान्यवर श्री सीताराम सेक्सरिया को सादर भेंट, विनीत प्रभुदयाल विद्यार्थी, सर्वोदय संघ। और इस किताब में, वो पहली किताब माने 42 में महादेव देसाई गुजर गए। उसके बाद वो जवाहरलाल जी, प्यारे लाल जी, किशोर लाल मशरूवाला, सरोजनी नायडू,
इन सारे लोगों के द्वारा लिखे गए महादेव भाई के याद में जो लेख थे, और उसके अलावा प्रभुदयाल विद्यार्थी जी ने स्वयं एक लंबा लेख लिखा था। तो मुझे लगता है कि वो पहली पुस्तिका रही होगी महादेव देसाई के बारे में। तो ये कई दिनों से लगातार कहते थे कि ये एक किताब है जो तुमको देनी है, और फिर खोज करके आप लोगों ने देखा कि उनके यहाँ किताबों का और डायरियों का और पत्रिकाओं का ढेर कैसा लगा रहता था। उसमें से खोज करके, लेकिन याद करके उन्होंने ये पुस्तक दी थी, सिर्फ इसलिए कि ये महादेव भाई का पोता है, इसके पास ये पहुंचनी चाहिए। यहाँ रमेश चंद्र शाह जी और उनके परिवार के लोग इस चर्चा को लगातार सुन रहे हैं। बड़े आत्मीय संबंध थे उनके अशोक जी से। उनके परिवार के एक बच्चे या बच्ची के द्वारा सेवाग्राम से महादेव भाई के चित्र वाला एक पोस्ट कार्ड था। ये मैं इसका कोई विशेष महत्व नहीं बता रहा हूं कि वो अशोक जी को लिखा था उन्होंने। तो अशोक जी को लगा कि ये पोस्ट कार्ड मुझको अफलातून को भेजना चाहिए, तो वो मुझे उन्होंने एक लिफाफे में भर करके उस पोस्ट कार्ड को भेजा, क्योंकि उस पर महादेव देसाई का चित्र बना हुआ था। तो इस तरह का वो था। माने एक उनको ये भी एक जो हम लोगों मुझे जो स्नेह मिलता था उसमें कहीं ना कहीं ये रहता था। मैं चर्चा जो आप लोगों के बीच करना चाहता हूं कि पत्रकारिता को लेकर के जो जिस तरह का प्रोत्साहन वो देते थे नए लेखकों को, और मुझसे साफ साफ उन्होंने कहा था कि संपादक और पत्रिका में लिखने वाले लेखक, इनके बीच एक आत्मीय रिश्ता होना चाहिए। तो वार्ता के लिए जो लेख हम लोग लाते थे, और वो उन लेखों को पढ़ लेने के बाद अशोक जी उन लेखकों के बारे में भी जानना चाहते थे, और इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। माने मुझे लगता है कि वो अनुचित नहीं होती थी, लेकिन उससे सुंदर हो ही नहीं सकती प्रशंसा। और फिर हम लोग निश्चित तौर पे उन अशोक जी की उन टिप्पणियों को, उनकी प्रतिक्रिया को उन लेखकों के पास भेजते थे। कुछ लेखकों से तो उनका सीधा संपर्क भी हो जाता था। जैसे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, आज अंतिम दिन है, लेकिन उसका जिक्र करना चाहूंगा। वो आपके इस पूरे चर्चा के क्रम में एक दिन उन्हें भी आमंत्रित किया जा सकता था। एनडीटीवी के प्रमुख पत्रकार प्रियदर्शन जी। प्रियदर्शन जी ने अशोक जी के आग्रह पर मध्य पूर्व पर एक एकाग्र अंक निकला था सामयिक वार्ता का, उसके अतिथि संपादक थे। और उस पूरे क्रम में अशोक जी से उनका वार्तालाप और जो संपर्क बना था, मुझे लगता है कि अगर कभी भविष्य में प्रियदर्शन जी को भी हम लोग अशोक जी के बारे में सुन पाते। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक नौजवान अनुवादक है, माने प्रोफेशनली वो अनुवाद का काम करता है। मेरा ख्याल है इटालियन से हिंदी और हिंदी से इटालियन का अनुवाद करता है। सुयश सुप्रभ उसका नाम है। इतनी ज्यादा प्रशंसा उसने, ये जो स्पर्धा में लगे लोग हैं और उसमें जो परिवर्तन किए गए थे, जिसके वजह से प्रतिवाद कर रहे थे नौजवान जो लोग ये स्पर्धाओं को देते हैं, उसके बारे में लेख लिखा था बहुत गहराई से। और अशोक जी ने जो प्रशंसा की थी वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि उन चीजों को अगर लिया जाए तो पत्रकारिता का प्रशिक्षण उससे निश्चित तौर पर मिलेगा। मेरी बेटी प्योली, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो
जुडिशरी में, न्यायपालिका में जो कुछ बड़ी बातें हो रही थी, जिन पर कि किसी भी लोकतांत्रिक दिमाग के व्यक्ति को माने अखर सकता था, उन चीजों को लेकर के प्योली ने लेख लिखा। और अशोक जी तो एकदम गदगद थे कि ये लेख जो है उसने इस तरीके से लिखा। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि नए लेखकों के बारे में, और अभी ज्यादातर लोग जो यहाँ बोल रहे थे वो साहित्य वाले लोग थे, आलोचना वाले लोग थे, उससे जुड़े हुए, और पत्रकारिता वाले भी थे। बने प्रयाग जी से वरिष्ठ पत्रकार कौन होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन साहित्यिक, उसके अलावा अशोक जी ये पत्रकारी उसमें जो प्रोत्साहन देते थे, चंचल बताएंगे कि हमारे उसको लेके क्या कहते थे। लेकिन ये अच्छा, और कुछ निजी बातें भी कहना चाहूंगा कि जो उनका ये प्रेम प्रकट करने का जो भाव था, और अंतर से मैं एक उदाहरण दूं, जैसे सन 84 की बात है, और 84 में मेरा ख्याल है 84 के अंत की तरफ अशोक जी आए थे बासला खेड़ा नाम के गांव में, होशंगाबाद जिले में, जहां सुनील रहते थे और हमारे साथी राजनारायण रहते थे। ये वो वरिष्ठ राजनारायण जी नहीं, एक युवा राजनारायण, जो अगर अभी होते तो मेरा ख्याल है 60-61 साल के होते। वो होशंगाबाद जिले के उस आदिवासी इलाके में उन लोगों ने काम शुरू किया था, और उस वहां पर एक लंबा शिविर हो रहा था जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी मौजूद थे। तो प्योली उस समय मेरा ख्याल कुछ ही महीनों की थी, और वहां पर जंगल के बीच में अखबार बिछा के दोनों हाथ से उसके घुटने पकड़ के नीचे से, और मैं उसको पखाना कराता था। ये देख करके अशोक जी बड़े भाव विवल हो गए कि ये कितने सुंदर तरीके से उसको बच्ची का पखाना करा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये उनकी स्नेह था, और जो भावनाएं थी वो किस तरह से वो थी। बीच बीच एक दूसरे तरह के भी फेज आते हैं। आप लोगों ने उनकी भावुकता और उनके उसके बारे में इतना सुना, हम लोग भी सुनते थे। पहली बार मैंने शब्द सुना अंग्रेजी का, मैंने सुना तो स्कूल में भी था, कविता वगैरह कोई पढ़ते वक्त, कि मेलंकली, तो कि बड़े दुख वाले, अवसाद वाले दौर से जो है गुजर रहे हैं, इस तरह का किसी हमारे साथी ने बताया था। और उसके बाद फिर जो है हम लोग पहुंचे थे, तो उस तरह से हम तो लगातार रहते नहीं थे, मुझसे कहीं ज्यादा हमारे साथी चंचल जो है उनसे मिला करते थे। और मुझे लगता है कि मैंने अर्पण जी से कहा था कि मैं अधिक से अधिक आधा घंटा बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा, कितना अर्पण जी, ज्यादा समय मैं ले चुका हूं आधे घंटे से। जी ठीक है, रोचक चर्चा नहीं, रही। नहीं अब तो हाँ, चंचल जी तो को भी मैं कुछ बोलने के लिए कहा समेटना, जाए। हाँ जी, 1 मिनट, मैं कहाँ गई, मोबाइल वेब पे है, इसीलिए चंचल तो जी को भी गड़बड़ हो पास रहा आने के लिए कहें। जी, है। अच्छा हाँ, चंचल जी हैं यहाँ, और पास आ जाए चंचल जी। हाँ, चंचल जी अपनी बात एक रखें। मिनट रखेंगे, 1 मिनट मैं समाप्त करूंगा एक दूसरे उससे। 2-3 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। जी, मित्रों, इस बीच जो हाँ लोग हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनके नाम ले लूं। अंशुमति, राजू प्रसाद, केपी शाह जी, मुखर कविता, कुसुम भट्ट, संजय गौतम, बंकिम जी, महेश दर्पण जी, अलका सराबगी जी, आशीष सिंह,
हिरण्य हिमकर, विकास गुप्ता, शहनाज फातिमी, देवप्रिया अवस्थी, हितेंद्र पटेल, सुधा अरोड़ा जी, किरण कुमार मोदक जी और तमाम लोग। जी कुछ कह रहे थे आप अफलातून जी, कहें। हाँ, मैं अपने वक्तव्य का समापन करना चाहता हूँ फिर कविता से, अशोक जी की। जी सर। और ये जलपाईगुड़ी में हमारा सम्मेलन था। एक जगह अपनी नोटबुक अशोक जी ने छोड़ दी थी और चले गए थे, और फिर जो सम्मेलन के आयोजकों को मिली थी तो उन्होंने मुझको सुपुर्द किया था। उस डायरी में कागज पर अशोक जी की लिखावट में ये 2 कविताएं थीं। उन 2 कविताओं को मैंने अपने ब्लॉग पे प्रकाशित किया था। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं अपने वक्तव्य को इन 2 कविताओं से पढ़ करके समाप्त करूंगा। ये उनके अपने अनुभव या भावनाओं को मैंने उस तरह के महत्व की ये कविताएं हैं, तो आप लोग के सामने पेश है। पहली कविता। वे जो तुम्हें कूड़ा समझ अपमानित करते हैं, वे मनुष्य होने की पात्रता वर्षों से खोते आ रहे हैं। तुम उन्हें मन ही मन नपुंसक प्रतिहिंसा में गाली देते हो और गाली देने के श्रम से निढाल हो जाते हो। फिर थकान से लेट जाते हो और सोचते हो क्या करोगे उनकी अमानुषिकता का, और क्या करोगे अपनी थकान का। तुम कुछ भी समझ नहीं पाते, सिर्फ एक डरावनी सी तस्वीर देखते हो। तुम्हारा पाजामा पाखाने से भर गया है, तुम बदबू फैला रहे हो। दूर सहस्रों योजन तक पानी नहीं है कि नंगे होकर अपना पखाना साफ कर सको। ये पहली कविता थी। और दूसरी कविता छोटी सी है। सैकड़ों डर आए और गए हैं, एक गया तो दूसरा आ गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डर ने तुम्हारा साथ छोड़ा और तुम ऐसे हो कि कभी उससे मुंह मोड़ न पाए। तो साथियों, अशोक जी की ये 2 कविताएं हैं, जिन कविताओं को मैं आपके सामने मैंने रखा। आप लोगों को कई लोगों ने कहा है कि वो चाहते नहीं थे कि प्रकाशित हो। पत्रकारीय लेखन में भी वो नाम देने से बचते थे, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण लेख हैं, मुझे लगता है उनके पत्रकारीय लेखन का भी अलग से एक वॉल्यूम निकलना चाहिए, और पर्याप्त है उस तरह की सामग्री कि वो एक अलग वो निकलनी चाहिए। कविताएं तो मुझे लगता है कि ये जो डायरी वगैरह का हिस्सा थी, और उस तरह की कविता मैं मानता हूं कि वो डायरी का ही हिस्सा है, शायद सबके लिए लिखी भी न हो। तो मैं आपको और विशेष करके अर्पण कुमार जी को पुनः धन्यवाद दूंगा। और ये कविताएं मैं बता दूं कि ये मैंने मेरा ब्लॉग है, यही है वह जगह, उस ब्लॉग में इसको मैंने कोई 2007 में प्रकाशित किया था। और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ सबको। कैसे जी दिखाई दिया? जी चंचल जी आगे आ। बिल्कुल। धन्यवाद अफलातून जी, बहुत ही विश्लेषण परक और इतिहास के खंडों में जाकर आपने बात रखी, और निश्चय ही इससे हमें अशोक सिकसरिया जी को समझने में कुछ और सुविधा होगी। अब मित्रों, आज के हमारे जो दूसरे वक्ता हैं चंचल जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात रखें। आदरणीय चंचल मुखर्जी जी। जी चंचल जी, स्वागत। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मूल रूप से तो मैं एक समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के युवा समाज में थे सन 73 से। उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी में युवा लोगों का होता था उसी भाव में रहते थे। और उसके बाद 74 के बाद इमरजेंसी
लगा, आपातकाल लगा, और उस आपातकाल में जिस प्रकार से अफलातून जी, रणभेरी और तमाम साथी लोग निकालते थे वगैरह करते थे, लेकिन जनता पार्टी के बनने के बाद उस समय भी हम लोगों ने जनता पार्टी के सरकारों में जो लोग काम कर रहे थे, जो हम लोग के विचारों से अलग ढंग के होके काम कर रहे थे, उसके विरोध भी हम लोग कर रहे थे। उसी समय लोहिया विचार मंच से हमारा संपर्क हुआ और किशन जी बनारस में आए और पहले उनसे मुलाकात हुआ, और वही 78-82 के बीच से फिर लोहिया विचार मंच से हम पूरी अपनी समय देकर काम करने लगे, और ये सिलसिला चलता था। और उसी दौरान दिनेश दासगुप्ता जी से संपर्क हुआ, और इंदुमती केलकर जी से अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन बनारस में किया गया। उसी दौरान इंदुमती केलकर जी आती थी, श्रीपाद केलकर जी आते थे, और तमाम लोग आते जाते थे। तो धीरे 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 हम लोग ये जो जनता पार्टी की राजनीति में बहुत अल्प समय के लिए थे, उसमें भी ज्यादातर समय ये युवा जनता में थे, वो भी ज्यादातर समय उस विरोध करने में ही चला गया था, मतलब जनता पार्टी के लोगों से ही, या जनता पार्टी के जो काम करने के ढंग से विरोध में। तो फिर हमने लोहिया विचार मंच के ही काम करने लगे, और उसी के तहत हमको भी ये चौरंगी वार्ता जो अफलातून जी जिक्र किए हैं, तो वहीं पर जमुना दादा से भी संपर्क हुआ, लाडली मोहन निगम जी से भी संपर्क हुआ। खैर, तो वो जाते आते थे और वहीं से पत्रिका भी मिल जाता था। उसके बाद ये हमारे पत्रिका सामयिक वार्ता से जुड़े थे, बन चुकी 77, तो वो फिर पटना से निकलने लगा, और ये रघुपति जी, बजरंग जी, शिवानंद तिवारी और तमाम साथी लोग, हाँ, तो लोग निकालते थे और वहां भी जाते थे, पत्रिका ले आते थे, और कई उस तरह से काम करते थे। मूल रूप से हमारा वो संगठन का काम और ये पत्रिका के हुआ। तो उसके उसी के तहत ही हम धीरे धीरे ये कलकत्ता में आने लगे। तो किस अशोक सक्सेरिया जी से भी संपर्क हुआ, उनका चर्चा तो बहुत सुनते थे, 77 के दौरान से ही हम उनके बारे में सुनते थे, लेकिन कभी सामना सामनी परिचय नहीं हो पाया था। तो फिर कि कलकत्ता में आकर के उनका पहला संपर्क हुआ। उस समय के जो लोग इस दौरान जाते थे, वो पहले नीचे वाले कमरे में ही रहते थे अपने परिवार के साथ। तो उस दौरान से हम जाते, जब अशोक जी नीचे वाले कमरे में रहते थे, उस समय से हम उनके यहाँ से आना जाना था। लेकिन मेरा मुकमुल जो काम था, उनसे स्वार्थ कहिए, संपर्क कहिए, कि मेरा संगठन है और या विचार मंच है, और पत्रिका के कामों से ही ज्यादा जाते थे। बहुत अल्प समय के लिए वहाँ कलकत्ता उनके साथ रहना पड़ता था और जाते आते थे। तो धीरे धीरे ये लोहिया विचार मंच का आपस में हम लोगों को ये कि एक व्यक्ति चर्चा होने लगा कि एक लोहिया जिस चीज का विरोध करते थे, व्यक्ति के नाम से नहीं होनी चाहिए। और हम समय तो लोहिया विचार मंच कर दिए थे, लेकिन लोहिया विचार के नाम से कोई एक संगठन चलाना ये उचित नहीं, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे, हमारे लोग चाह रहे थे कई विचारों के लोग आए और अपनी बातों को कहे। तो और यही चर्चा होने लगा, और कई समूह थे जिससे हम लोग को लगातार संपर्क कर रहे थे, ताकि एक व्यापक एक मंच बन सके राजनीतिक। उसमें एक चीज होता है कि पूरा का पूरा एक राजनीतिक वैचारिक संगठन हो, हाँ, नो कि रातों रात जो आज चल जाता है, किसी ने भी रातों रात पार्टी बदल लेता है और उसमें कुछ भी नीति सिद्धांत के मतलब नहीं है। ये नहीं, लगातार उसके ऊपर चर्चा हुआ। कई संगठनों के साथ लगातार कई बार हम लोगों ने बैठ के चर्चा की कि भविष्य में हम एक जो बनाने जा रहे राजनीतिक मंच प्लेटफॉर्म, उसके क्या क्या मुद्दों पर होनी चाहिए। तो वो सारी समाजवाद जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग जो थे, जिस चीजों पर चर्चा धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे, उन सवालों को लेकर के और अन्य समूहों के साथ लगातार चर्चा संवाद लगातार हो रहा था। उसमें उत्तर बंग आदिवासी तपसीली संगठन जो उत्तर बंगाल के थे, हाँ, रैयत संघ
ये कर्नाटक के दलित संघर्ष समिति कर्नाटक के दो बड़े प्रमुख थे, जो नंदुलाल स्वामी वगैरह जो उसमें थे, तो उन लोगों के साथ संपर्क था। इधर बिहार में जो छात्रवाद संघर्ष वाहिनी के लोग थे उन लोगों से भी संपर्क हुआ। इस प्रकार देश भर में जो जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान और वैचारिक आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों से लेकर के एक बेंगलोर में ये समता संगठन का सम्मेलन किया गया, जिसमें देश भर के लोग आए। वहीं पर पहला ये आपके सुनील से हमारा संपर्क या भेंट हुआ वही बेंगलोर में। और ये विजय प्रताप से लेके सतीश जैन, प्रोफेसर जैन के तमाम लोग, जैन के भी लोग आए थे, ये जसवीर जी वगैरह सारे लोग आए थे। तो उसके बाद ये समता संगठन के से हम काम कर रहे थे, और उसमें हम लोग संयुक्त रूप से ये वाहिनी के एक बड़ा हिस्सा हम लोगों के साथ मिले, और ये रैयत संघ और दलित संघर्ष समिति और उधर उत्तर बंगाल आदिवासी तफसीली संगठन, ये सब लोग मिलकर के किसान आंदोलन के लिए तमाम चीज लगातार काम कर रहे थे। और उसमें 84 का जो दंगा हुआ, आर्मी एक्शन हुआ, उसके खिलाफ जो एक दिल्ली से लेके अमृतसर का पदयात्रा हुआ, उसमें ये रैयत संघ के, दलित संघर्ष समिति के, उत्तर बंगाल आदिवासी तफसीली संगठन के सारे संगठनों के सदस्य भी वो दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक पदयात्रा में थे। तो मतलब हम लोग विचार भी चला रहे थे और एक साथ कार्यक्रम भी कर रहे थे ये। और उसके बाद इस कार्यक्रम करते करते एक नए कोई, और ये हम तय किए कि हम कम से कम 10 सालों तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक राजनीतिक गतिविधियों के साथ अपने को जोड़ के रखेंगे और संघर्ष करेंगे और कार्यक्रम करेंगे। उसमें उसी के में ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहिष्कार क्यों और मल्टीनेशनल के बारे में ये सब चल रहा था, और आदिवासियों का संगठन चल ही रहा था, ये तो पुराना ही हम लोग का था ही। इसके बाद ये जो दूसरी ये सम्मेलन हुआ बनारस में, वही हमारा एक बड़ा संगठन के ऊपर एक चोट आया, या वो लगा कि एक अंदर से हमारे साथ जो लोग जुड़े थे उस दौरान ये बेंगलोर से, उन लोगों का एक समूह था जो दिल्ली के ही ज्यादातर लोग थे, माने जो कि प्रमुख रूप से ये विजय प्रताप वगैरह लोग थे, जिन्होंने विदेशी फंड को लेकर के वो ये काम करना चाहते थे और चाह रहे थे कि पूरी संगठन में इसके माध्यम से काम करे। और इसके बारे में एक स्पष्ट हमारे उसके पहले चर्चा शुरू कर दिए थे किशन जी, और लोगों हम लोग समझाते थे कि क्या ये इसके मूल दृष्टि क्या है, इस विदेशी फंडों का, इसकी जन्मदाता कहाँ है, और इसके किस प्रकार का सारे दुनिया के जो आंदोलन करने वाली ताकतों को कमजोर करने का, खत्म करने का एक दूरगामी साजिश है। और इससे किस प्रकार का वर्कर जो है टूट जाता है, फिर जिस एक वर्कर को, माने कार्यकर्ता को मिलता है तो दूसरे कार्यकर्ता जो नहीं मिलता है उसके बीच में खाई पैदा होता है। ये कई चीजों के बारे में धीरे धीरे गोष्ठियों में किशन जी भी हम लोग को समझाते थे, कहते थे, लेकिन उस पर विरोध नहीं करते थे, लेकिन चीजों को समझा देते थे। आज कम से कम हमारे जो एक समाजवादी जन परिषद के पूरी देश में जो कार्यकर्ता हैं, उनकी एक समझ है कि, और दिखाई भी दे रहा है कि आज पूरी की पूरी जो राजनीतिक माहौल है उसमें छांटना पड़ेगा। शायद ही संभव नहीं कि जो बिना एनजीओ के या बिना देसी या विदेशी पैसे को लेकर के काम करता हो। तो शायद मेरा आज के तारीख में हम कह सकते हैं कि और देसी पूंजी से भी कर थे, याराना माने पूंजीवाद का भी लोग इधर भी तो चर्चा शुरू कर दिए थे। तो हमारे बीच के अंदर एक समझ है कि पूरी की पूरी जो संगठन है हमारे, या दल है, संगठन ने अब तो समाजवादी जन परिषद 1995 में बंगबा में हम लोग राजनीतिक दल को स्थापना किए, और उसके बाद से हम लोग चुनाव। तो वो हम लोग जो 10 साल का एक नमूना लिए थे कि हम काम करेंगे, इतने गांव में काम करेंगे, इतनी गांव में काम करने के बाद इतनी हम अपना यूनिट बनाएंगे, संगठन बना, भारत संगठन तैयार करेंगे, जो जिस वर्ग के बीच में काम करेंगे वो करते रहे, और ये हमारा राजनीतिक जीवन चलता रहा। अब अशोक जी के साथ जो मेरा ज्यादातर जाना आना था, ये कि हम सामयिक वार्ता के लिए ही उनके यहाँ आना जाना था, और
अद्भुत उस आदमी को देखते थे कि जैसे मान लीजिए ये हमारे वर्ग संगठन कहते थे कि उत्तर बंगाल आदिवासी संगठन है, तो गहराई से चिंतित कर रहते थे। हमको उस समय टेलीफोन नहीं था, लैंडफोन भी नहीं था, लेकिन चिट्ठी लिख करके कि कालियागंज में सम्मेलन था कि तुम आओ और यहाँ पर जो प्रस्ताव वगैरह जो होगा उसका सारा हम कलकत्ता में छपवा के रख रहे हैं, तुम सारे उस मेटेरियल लेकर के, सब सामान लेकर के तुमको कालियागंज के सम्मेलन है उनका, उत्तर बंगाल में जाना है। कालियागंज एक जगह है, वहाँ सम्मेलन था उत्तर बंगाल आदिवासी संगठन का। तो वो कलकत्ता में रह करके पूरी संगठन के जितनी भी लोग आते थे जाते थे, काम धाम था, वो सारा वहीं से बैठ के करते थे। जबकि वो एक उत्तर बंगाल आदिवासी संगठन था, लेकिन उनके लिए ज्यादा चिंतित रहते थे, उनके लिए ज्यादा परेशान रहते थे। अब हमको जो वहां सम्मेलन था तो पूरी की पूरी कागजों को गट्ठर ले करके हमको जाकर के धर्मतल्ला में बस में चढ़ा करके आए, और फिर हम उस सम्मेलन में लेके गए। सारा वो जो प्रस्ताव वगैरह सारा था, वो सम्मेलन हुआ, फिर लौट करके आए, फिर उनके यहाँ सारा रिपोर्ट दी। तो जब सुनते थे, बहुत एक बच्चा जैसे कोई बड़े कोई कहानी सुनाता है, तो उस प्रकार से वो सुनते थे कि जैसे हम कुछ नहीं जानते, हमको तुम सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं। तो ये जो उसका वात्सल्य था वो अद्भुत था। उनका हर चीज, कभी भी उनका किसी भी नए लेखक होता था तो उसके लिए बार बार जिक्र करते थे, और कहते थे कि उसको किसी तरह से वो उसका लिखना, मैंने ये अफलातून जी वो गांधी और अंबेडकर के उस पर एक लेख लिखा, इतना खुश हुए कि मैंने बार बार इतना उनका भी था कि शायद हम कहने पर शायद अफलातून नहीं करेंगे, लेकिन तुम कहना कि वो अपना लिखना जारी रखे। ये एक उनका था कि शायद हमारा बात ना सुने लेकिन चंचल की बात सुन लेगा। तो मैंने ये कहना कि वो इतना सुंदर लिखता है, क्यों नहीं लिखता है, उसको कहने लगातार लिखे। वो कभी कभी लिखता है, जो लिखता है बहुत ठोस। और अफलातून जी का था कि जब कोई, वो भी लिखने में बहुत होते, लेकिन जब कोई की लेख उनके दिमाग में आ जाता था, वो सारे चीजों को ले करके तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ तब लिखते थे, ताकि सामने वाले को, पढ़ने वाले किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसकी प्रामाणिकता को खोजने में। तो किशन जी या अशोक जी का जो ये था, काम करने का अद्भुत, सामयिक वार्ता के लिए परेशान हो जाते थे, देर होने पर परेशान हो जाते थे, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहते थे कि भाई देर क्यों हो रहा है। एक उनका था कि वार्ता पत्रिका 4 पेज का निकले, 8 पेज का निकले, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समय पर निकले, और वो सामयिक जो हमारी, जो हम देना चाहते हैं समाज को, लोगों को, उस समय पर आ जाए। उसके इसमें ज्यादा बड़ा करने में, ज्यादा मोटा करने में, ज्यादा सुंदर करने में, पत्रिका के जो मूल उद्देश्य में उसके आघात न लगे, ये उनका बराबर करते थे। लेकिन वो हम उनकी बातों को हम लोग कर नहीं पाए हैं, तो ये एक बड़ी था कि उनकी जो है चीज, जिस समय सामयिक वार्ता, कई बार हम तो सामयिक वार्ता से चौरंगी उस समय से जुड़े, लेकिन बनारस में आए तो सामयिक वार्ता कई बार बनारस से निकला, फिर गया, फिर आया। तो ये अंतिम दौर में जब इटारसी से, जब सुनील दिल्ली से जब इटारसी आया, फिर सुनील के बाद वहां निकालना बहुत दिक्कत था, तो बनारस में जब आया तो पहला अंक जो निकलना था, तो वो कुछ बहुत से चीजों को जो को अनुवाद करना था, और कुछ लेख और जुगाड़ करके इकट्ठा करना था। वो सारी चीजें 3 दिन 4 दिन हम कलकत्ता में रहे, दिन रात काम कर रहे थे। जिस अंतिम दिन, जिस दिन हम आ रहे थे, उस दिन रात भर काम किए हम, अशोक जी और ये नहीं, बलेश्वर जी लड़का नहीं, ये हमारे संजय जी थे, रात भर काम किए। मैंने उन्होंने कर लिया था, हम तो बैठे हुए थे। और दूसरे दिन हमारा शाम को 3 बजे ट्रेन था, वो 12 बजे तक तैयार करके सब दिए, ताकि जल्दी से लेकर के जाओ, पत्रिका छप के जाए। ये जो उनके साथ लगातार काम, 3 दिन 4 दिन लगातार काम के वार्ता के लिए, वो एकदम चटपटाते थे, कैसे जल्दी से जल्दी पत्रिका का मटेरियल ले जाकर के प्रेस में दो, छपवा करके, और पत्रिका को बहुत खुश होकर के देखते थे कि वाह मैंने निकला है।
हाँ, तो ये उनका जो ये चीजें था, और कोई भी नया कोई लेखक आता था और नए लेखक को जोड़ करके बहुत खुश होते थे कि अमुक जगह का वो लेख भेजा है, उसको छपवाया जाए और उनके जो सोच विचार हमारे सोच विचार के साथ मिलता है। जी, तो ये बहुत जो उनका बहुत था। शुक्रिया जी, हाँ, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया हाँ, चंचल जी। हाँ, अच्छी नहीं, बातचीत रही, और आपके पास अभी बहुत कुछ कहने के लिए है, तो तो बस यही किसी है और कि हमारा बहुत ही कि हम समझ ही नहीं पाते कि नहीं तो फिर और अशोक जी से जितना लेना था हम ले नहीं पाए हैं, और चाहेंगे कि जो लोग साथ में थे वो लोग अशोक जी के चीजों को समाज में फैलाए, ताकि हम लोग और लोग भी अशोक जी के जो था उनका जो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका का लोग जान पाए, और उससे लेकर के ये समाज और राजनीतिक जो माहौल है उसमें लाभ मिल सके। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंचल मुखर्जी जी। किसी और हाँ, अवसर पर आपको पुनः आमंत्रित करके हमें खुशी होगी, और हाँ, कुछ विस्तार से जो बातें रह गई है उसको भी सुनेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए इस बातचीत को यहीं पर समाप्त किया जाए। अफलातून जी का और चंचल मुखर्जी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम मित्रगणों का जो इस कार्यक्रम से बने हुए हैं। मित्रों, अब कुछ ही देर में हम लोग इस एकाग्र की अंतिम कड़ी को सुनेंगे, अशोक वाजपेयी जी को सुनेंगे, और उनके साथ फिलहाल के लिए हम इस एकाग्र को समाप्त करेंगे। तो बस 4-5 मिनट के ही अंतराल पर हम अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया बने रहें। शुक्रिया। अच्छा, इसी लिंक पर जी नहीं, इसी अभी वापस नए लिंक पर मैं अभी नया बना रहा हूं, तो बस अब कुछ अच्छा, देर में ही कार्यक्रम शुरू होगा। जी, जन सुलभ ठीक पुस्तकालय के ही होम पेज पर। जी, शुक्रिया। ठीक।